व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हमने 10 एडजस्टमेंट्स कवर करी थी। आज हम आगे वाली एडजस्टमेंट्स कवर करते हैं और चैप्टर को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट आपने समझ ली, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको 5, 7, 10 क्वेश्चन कराऊंगा सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया और नंबर आ जाए 12 से 14 पूरे के पूरे। तो चलो फिर आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में समझते हैं हम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। चलिए लेट्स बिगिन। तो कल हम लोगों ने जो लास्ट एडजस्टमेंट करी थी वो थी बैड डेट्स। आज हमें बैड डेट्स से ही रिलेटेड कुछ अदर एडजस्टमेंट्स भी पढ़नी है, तो आप एक साथ हेडिंग डाल सकते हो, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो हमारे पास बेटा जी क्या क्या है हमारे पास, अगर आप नंबर डालो तो 10, 11, 12, 13 ऐसे भी डाल सकते हो। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये एडजस्टमेंट बच्चों को वैसे भी बहुत परेशान करती है, तो मेरे साथ साथ ध्यान से समझना, मैं इसको आपके लिए इजीएस्ट बनाऊंगा। सबसे पहले तो केस 1 हम लेके चलते हैं। मैं केसेस की मदद से आपको कराने की कोशिश करूंगा। केस 1 हम लेके चलते हैं कि हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस में आपके पास डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। डेटर आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप मान लो 1 लाख, और बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में ही दिए हुए हैं 10,000। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है। तो हमने क्या सीखा था, जितनी भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में होती हैं वो सब एक एक जगह पे जाती हैं, जितनी भी चीज़ें एडजस्टमेंट में होती हैं वो सब दो दो जगह पे जाती हैं। अगर यहाँ कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो हम क्या करते हैं बेटा, दो चीज़ बनाते हैं। द वन इज बैलेंस शीट एंड द अदर इज P&L अकाउंट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बैड डेट्स लिखोगे, 2 बैड डेट्स यहाँ पे 10,000, राइट। और आप इधर क्या लिखने वाले हो, डेटर्स। बैलेंस शीट में आप सीधा एसेट्स में डेटर लिख दोगे, कितने, 1 लाख, और बात खत्म। ये आपने एसेट साइड में डेटर लिख दिया और बात हो गई खत्म। तो दिस इज हाउ, अगर आपके पास एडजस्टमेंट होता ही नहीं है तो बैड डेट्स और डेटर को आप ऐसे ट्रीट करते हो। केस सेकंड पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं इसी में केस 2 बनाऊंगा। ये हो गया आपका केस 1 डन, स्क्रीनशॉट हो गया, नोट डाउन हो गया। अच्छा जी, अब केस 2 क्या होगा सर, केस 2 क्या होगा, केस सेकंड में आपको ये नोट करना है, पूरा पूरा नोट करना केस 2 में, दोबारा से पूरा ट्रायल बैलेंस दोबारा से बनाना। केस 2 में अब आपको नीचे एडजस्टमेंट दे देगा और एडजस्टमेंट में बोलेगा फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 5,000। केस 2 में आपको बोलेगा अब और बैड डेट्स हो गए हैं 5,000 के। तो अब माइंड आपका चलना चाहिए इस तरीके से कि हमारे पास ये जो है ये तो सब एक एक जगह जाना है और ये 2 जगह जाना है। तो हम क्या करेंगे, वही एक तो P&L अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट में जाना है। ये कहाँ जाना है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको पता है ना, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है जी, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। उसके बाद हमने लिखा डेटर 1 लाख, क्योंकि एक ही जगह जाना है तो डेटर लिखा 1 लाख, और पहले से कुछ बैड डेट्स हुए थे तो आपने लिखा यहाँ पे बैड डेट्स 10,000। अब हुआ क्या है, देर आर सम फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने हुए, 5,000 रुपए के। फर्दर बैड डेट्स कितने हुए हैं, 5,000 रुपीज के और बैड डेट्स हो गए। सर अगर और बैड डेट्स हो जाते हैं तो क्या करें, अगर कुछ और बैड डेट्स हो जाते हैं तो क्या करें। इफ देर आर सम फर्दर बैड डेट्स तो डेटर को कम करेंगे, पैसा नहीं मिला भाई, जब बैड डेट्स का मतलब क्या है कि पैसा नहीं मिल रहा, तो डेटर में से कम करो, यहां से माइनस करोगे आप फर्दर बैड डेट्स के नाम से, कितने हुए 5,000, तो 1 लाख माइनस 5,000, 95,000 तो यहाँ बचा।
और यहाँ पे आप इसी में प्लस कर दोगे कि भाई 10 के तो पहले से थे, 5 के और हो गए, तो टोटल आपके पास अब फर्दर मिला के टोटल हो गए 15,000 के बैड डेट्स। तो देखो जो आइटम ट्रायल बैलेंस वाली थी वो एक एक जगह गई, डेटर एक जगह, बैड डेट्स एक जगह, और बैड डेट्स जो फर्दर हुए वो एडजस्टमेंट है तो दो जगह, यहां से माइनस यहाँ पे प्लस। माइंड में सेट कर लेना, यहां से माइनस यहां से प्लस, वहां डेटर से पैसा नहीं मिलेगा तो कम हो गया और बैड डेट्स में प्लस हो जाएगा। डन। केस 2 स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। सही हो गया। लेट्स मूव टू केस 3। अब आपको क्या करना है, केस 3 में वापस से आपको ये सब तैयार करना है दोबारा से, ठीक है। आप पूरा का पूरा दोबारा बनाओगे। केस 3 में क्या होगा, एडजस्टमेंट 1 होगा, एडजस्टमेंट सेकंड में लिखा होगा क्रिएट, केस 3 क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स at 10% ऑन डेटर्स। इस बार केस 3 में आपको एक की जगह दो एडजस्टमेंट आ जाएंगी, बैड डेट भी दिया होगा, डेटर भी दिया होगा और दो एडजस्टमेंट दिए हुए होंगे। सर अब इनका क्या करना है, आओ अब इनको करना शुरू करते हैं। केस 3 में पूरा नोट डाउन करना, ठीक है, ताकि आप रिवाइज कर पाओ और क्लियरिटी आपको एकदम बढ़िया आ जाए, क्योंकि ये ना बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को एडजस्टमेंट। सबसे पहले इन्हें एक एक जगह लिख दो जो इनकी प्लेस है। तो 2 बैड डेट्स 10,000 रुपये और डेटर कितना है आपका 1 लाख रुपीस का, ये हमने एक एक जगह लिख दिया। अब क्या करना है, फर्दर बैड डेट्स एडजस्ट करूं पहले, तो यहां से माइनस होगा, फर्दर बैड डेट्स कितना है 5,000, यहां से माइनस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 95,000, और क्योंकि यहाँ एक और लॉस है तो इसमें प्लस होगा, प्लस फर्दर बैड डेट्स 5,000, दिस इज डन, वैल्यू आ गई 15,000। सर अब क्या हुआ है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या बनाओ, एक प्रोविजन बनाओ, किस चीज का, डाउटफुल डेट्स का। सर डाउटफुल डेट्स का क्या मतलब है, डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है बेटा जी कि मैं डाउटफुल हूं कि शायद मेरे अभी ये 95,000 वाले डेटर भी पूरा पैसा नहीं देंगे। तो अगर ये डेटर मेरे पूरा पैसा नहीं देंगे तो क्यों ना हम इन पे अभी से ही प्रोविजन बना लें, यानी क्यों ना हम प्रॉफिट में से कितना पार्ट निकाल के पहले ही बाहर रख दें, क्योंकि देखो एकदम से सडनली नहीं देंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है ना, कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है कि यार मेरे डेटर ने पैसा मार लिया। तो हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, ये तो समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर कोई भी पैसा आपको डेटर से मिलना डाउटफुल है तो आप उसको पहले ही डेटर में से माइनस कर लो, सो दैट आपका ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई दे और आपको पता हो कि कितना पैसा 100% मिल जाएगा। और अपने प्रॉफिट में से उतना ही पैसा निकाल के साइड में रख लो कि अगर डेटर ने नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपके पास हो कि हाँ ये पैसा मेरे पास है। सही है। तो आपको क्या करना है, 10% का रिजर्व बना लेना है डाउटफुल डेट्स पे। उसको हम क्या बोलते हैं, जो आप प्रोविजन बना रहे हो, अब जो नया बना रहे हो, ये देखो डेटर पे 10%, तो उसको बोलते हैं NROD। NROD का फुल फॉर्म क्या है, न्यू रिजर्व ऑन डेटर्स। न्यू रिजर्व ऑन डेटर्स 95,000 का 10%, 9,500 आप यहां से कर दो माइनस, 95,000 माइनस 9,500 आया कितना, 85,500 आ गया बेटा। ये आपको यहां से माइनस करना है और इसी को यहां पे प्लस भी करना है। सर क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रॉफिट में से भी पैसा निकाल के साइड में रख रहा हूं कि ये पैसा मुझे यहां पे नहीं मिलेगा तो मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं प्रोविजन को पहले ही यहां से प्रॉफिट में से निकाल के साइड में रख रहा हूं। कोई भी ऐसी चीज हो प्रॉफिट को कम करने वाली, डेबिट में आएगी ना। आप कोई भी प्रोविजन बनाओगे वो P&L के डेबिट में ही बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्लस कर देंगे NROD 9,500, तो ये आ गया 24,500, ठीक है। देखो दोनों ही एडजस्टमेंट, फर्दर बैड डेट्स भी और प्रोविजन भी, इधर माइनस इधर प्लस, सेट रखो माइंड में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इधर से माइनस इधर प्लस, डन। ये हो गया आपका केस नंबर 3। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या होगा सर, केस नंबर 4 में बेटा कुछ नया नहीं होगा, आप दोबारा नोट डाउन करोगे, बस यहां पे ना पहले से ही एक प्रोविजन दिया हुआ होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सपोज 4,500 का पहले से ही आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो इसका मतलब सर एडजस्टमेंट तो बढ़ी नहीं,
एडजस्टमेंट नहीं बढ़ी बेटा इस बार, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बढ़ी है। देखो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें होती है ना वो एक जगह जाती हैं और एडजस्टमेंट सब दो दो जगह जाती हैं। अब आपके पास क्या डेटा है, ये डेटा है, डेटर है, बैड डेट्स है, पहले से कुछ प्रोविजन है, फर्दर बैड डेट्स है और नया प्रोविजन बनाना है। तो अब जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बस प्रोविजन को छोड़ के बाकी सारे काम कर देंगे। तो मैंने क्या करा, डेटर 1 लाख यहां लिख दिया, बैड डेट्स इधर लिख दिए, इसको अभी छोड़ देंगे, इसको फिलहाल के लिए हम इग्नोर करेंगे। फर्दर बैड डेट्स इधर माइनस इधर प्लस, जो प्रोविजन बनाना है इधर माइनस इधर प्लस। अब यहां पे सोचने वाली बात आती है कि सर मुझे जो प्रोविजन बनाना है वो बनाना है 9500 का। प्रोविजन कितने का बनाना है, 9500, और मेरे पास पहले से प्रोविजन बना हुआ है 4500 का। मेरे पास पहले से कितना प्रोविजन बना हुआ है, 4500 का। डेटर में से तो 9500 माइनस होगा ही होगा क्योंकि वो पैसा शायद ना मिले, लेकिन प्रॉफिट में से पूरा 9500 निकालने की क्या जरूरत है अगर मेरे पास पहले से ही 4500 है, ऑलरेडी है मेरे पास। मैं आपको कह रहा हूं आप किसी चीज के लिए पैसा सेव कर रहे हो और पैसा आपको 9500 चाहिए, आपके पास पहले से 4500 है, तो क्या आप सिर्फ 5000 बचा लो तो काम चल जाएगा? क्योंकि आपके पास टोटल 9500 होना चाहिए, 4500 पहले से है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5000 निकाल लो तो काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे पुराना प्रोविजन माइनस कर देते हैं, एनआरओडी प्लस पुराना प्रोविजन यानी ओआरओडी। पुराने को क्या बोलते हैं, ओल्ड रिजर्व ऑन डेटर, इनके नाम है एनआरओडी ओआरओडी, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं विच इज 4500। 4500 आप यहां से माइनस करो तो वैल्यू कितना आ गया, ये 20000। सर इसको माइनस करने से क्या बेनिफिट हुआ, देखो बेटा मैंने यहां पे प्लस करा 9500 नया प्रोविजन, माइनस करा 4500। एक्चुअल में देखा जाए तो बस 5000 ही प्लस करा, एक्चुअल में देखा जाए तो बस 5000 ही प्लस करा। सर 5000 क्यों प्लस करा, क्योंकि बेटा मुझे नया प्रोविजन यानी जो टोटल प्रोविजन इस साल चाहिए था वो सिर्फ 9500 था और मेरे पास ऑलरेडी 4500 पहले से थे, तो मुझे अब प्रॉफिट में से सारा पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 5000 भी निकालूंगा तो भी चल जाएगा। तो अगर हम सर यहाँ पे एनआरओडी और ये सब ना करें, डायरेक्टली 5000 लिख दें, क्या वो चलेगा? वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार टीचर्स आपके कॉपी चेक करते टाइम माइनस कर सकते हैं आपके मार्क्स कि आपने पूरी प्रेजेंटेशन नहीं दी। तो प्रेजेंटेशन का तरीका यही है, क्या करना है, डेटर में से दो चीजें माइनस होंगी, फर्दर बैड डेट्स और एनआरओडी, और बैड डेट्स में प्लस होगा फर्दर बैड डेट्स प्लस एनआरओडी माइनस ओआरओडी। सर पुराना क्यों माइनस कर दिया? बेटा जब नया खिलौना आ जाता है तो पुराने खिलौनों को फेंक देते हैं, तो जब नया रिजर्व आ गया तो पुराने रिजर्व को हटा देना है, ठीक है या नहीं है? परफेक्ट हो गया, सही है। दिस इज केस नंबर 4। अब चलते हैं केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5, आप इसको दोबारा से नोट डाउन करोगे पूरे ट्रायल बैलेंस को, और आज वाला वीडियो दो बार देखना बेटा, क्लैरिटी आएगा, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 इसमें आपको दे देगा, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट 10% पर एनम। अब क्या हो रहा है सर, इसका क्या मतलब है? देखो बाकी सब तो सेम है, बाकी सब आपको ये ऐसे का ऐसा करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सेम वही काम करना है। डेटर बैड डेट पहले से लिख लेना, डेटर इधर बैड डेट इधर, प्रोविजन को सबसे लास्ट में करेंगे, फर्दर बैड डेट्स इधर से माइनस इधर से प्लस, प्रोविजन नया इधर से माइनस इधर से प्लस। अब क्या हो रहा है, देखो मुझे अब पता चल गया कि मेरे गुड डेटर ये हैं, दीज आर माई गुड डेटर्स, 85,500 आर गुड डेटर्स। गुड डेटर्स का मतलब है कि ये पैसा पक्का देंगे, जो डाउटफुल था हमने तो वो भी हटा दिया। तो अगर ये पैसा पक्का देंगे, अब मेरे माइंड में एक कन्फ्यूजन ये है कि ये लोग जब पैसा देंगे ना कुछ डिस्काउंट मांगेंगे। डेटर जब भी पैसा देता है कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मांगता है, तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि ये मेरे से डिस्काउंट मांगेंगे, और डिस्काउंट कितना मांगेंगे, 10%, यानी 85,500 पे लगभग 8,550 रुपये नहीं मिलेंगे, यानी वो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं अकाउंटिंग की, उसे भी यहां से हटा दो। तुम यहां बस वो वैल्यू लिखो जो फाइनल तुम्हें पैसा मिल जाएगा, 101% श्योर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से अभी भी एक और वैल्यू लिखेंगे, इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 85,500 का 10%, दैट इज 8550। हम ये माइनस करेंगे और वैल्यू बाहर, 85,500 माइनस 10%,
76950 आपको गारंटीड मिल जाएगा, ये पक्का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सर एडजस्टमेंट है दो जगह, डिस्काउंट दे रहे हो डेटर को, फिर नुकसान हो रहा है, फिर इधर लिखा जाएगा, लेकिन अलग से लिखना, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के नाम से। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना, 8550। तो ये एक वो एडजस्टमेंट है बेटा जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और इसमें मैक्सिमम केसेस यही होते हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए, इससे ज़्यादा टिपिकल इसको नहीं बनाया जा सकता। तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं आपके पास यहाँ पे, डेटर, बैड डेट, पुराना प्रोविजन, फर्दर बैड डेट, नया प्रोविजन और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एज वेल। तो आपको इस तरीके से इसका फाइनल सेटलमेंट करना है, ध्यान से देख लो, इसको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना। सही है, परफेक्ट है। बाकी मैं आपको एक आधा क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी आगे, चिंता बिल्कुल भी मत करना। ये हो गया जी, डन। चलो जी, अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है सर हमारे पास, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा डलेगा, कल मैंने बेड डेट्स को 10 नंबर डाल दिया था, 10, 11, 12, 13। एडजस्टमेंट नंबर 14, एडजस्टमेंट नंबर 14 आता है एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक का क्या मतलब है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब है बेटा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इस तरीके से चोरी वगैरह हो जाना, आग लग जाना। तो क्या करोगे एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक को, आग लगेगी तो आपको परचेजेस में से उसको माइनस करना है। परचेजेस कहाँ पे लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस में से आपको माइनस कर देना है। सेकेंडली, दूसरी जगह प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देना है। क्यों, क्योंकि ये एक लॉस हुआ है भाई, चोरी हो गई, आग लग गई, लॉस हो गया ना। कोई भी लॉस हो तो कहाँ लिखना है, P&L के डेबिट साइड में। तो परचेज से माइनस क्योंकि माल खराब हुआ है, और P&L के डेबिट में। इसमें एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आता है, नोट करो, इफ द गुड्स वर इंश्योर्ड। अगर गुड्स कैसे हुए, इंश्योर्ड हुए, यानी उनका इंश्योरेंस हुआ। तो इन केस द गुड्स वर इंश्योर्ड, गुड्स का इंश्योरेंस है, तो वो 3 प्रकार के केसेस बना सकता है आपको। 3 प्रकार के केसेस बना सकता है। देखो, अगर कोई इंश्योरेंस नहीं है, नो इंश्योरेंस, तो आपका ये बन जाएगा कि परचेज से माइनस। और ये अब इंश्योरेंस अगर था तो अब ये बोले कि फुल क्लेम रिसीव्ड, आपको पूरा क्लेम मिल गया। और या फिर दो ही केस बनेंगे, पार्शियल क्लेम रिसीव्ड, पार्शियल क्लेम रिसीव्ड। ठीक है, ये रिसीव्ड की जगह हम लोग यूजुअली रिसीवेबल कंसिडर करके चलते हैं। पूरा क्लेम मिलेगा या कुछ कम मिलेगा, पार्शियल क्लेम मिलेगा। तो सपोज ऐसा लिखा होगा कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 50% क्लेम, या इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम। तो अगर ऐसा हुआ कि कंपनी ने पूरा ही क्लेम एक्सेप्ट कर लिया कि आपके लॉस बाय फायर है 1 लाख का, और कंपनी बोल रही है हम आपको सारा ही क्लेम दे देंगे, तो अब क्या करोगे आप। अगर कंपनी बोले कि हम सारा क्लेम दे देंगे तो परचेजेस से तो माइनस होगा ही होगा, परचेजेस से तो माइनस होगा ही होगा, क्योंकि माल में आग लग गई है तो माल तो बचा ही नहीं है। लेकिन जो पहले आप लॉस लिख रहे थे, P&L के डेबिट में लिख रहे थे कि यार पैसा नहीं मिलेगा, अब उसको लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। इंश्योरेंस कंपनी के नाम से क्यों लिख रहे हैं कि हमें इनसे इतना पैसा लेना है, ये हमारे एसेट्स हो गए। अब लॉस 1 रुपए का भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 लाख का माल जला था, कंपनी ने सारा एडमिट कर लिया क्लेम कि हम सारा पैसा दे देंगे। और अगर पार्शियल दे कंपनी, सपोज 1 लाख का लॉस हुआ था और कंपनी आपको 60,000 का प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको 60 देंगे, तो अब क्या होगा, परचेज में से तो पूरा माइनस होगा, परचेज से माइनस होगा फुल अमाउंट 1 लाख, परचेज से माइनस होगा पूरा अमाउंट 1 लाख। डन। और जी एसेट्स में क्या लिखोगे आप, बैलेंस शीट के एसेट्स में आप क्या लिखोगे, जितना कंपनी आपको पैसा देगी, इंश्योरेंस कंपनी 60,000, बाकी लॉस आ गया तो P&L के डेबिट साइड में लिख दोगे जो पैसा नहीं मिलेगा, यानी 40,000। देखो 1 लाख का लॉस हुआ था, माल में से पूरा माइनस कर दिया, एसेट्स में वो जो कंपनी दे देगी, और जो नहीं मिला वो लॉस है, वो P&L के डेबिट में। तो ये 3 जगह चली गई एडजस्टमेंट। कहाँ कहाँ पे, ये ट्रेडिंग में भी गई,
ये बैलेंस शीट में भी गई, ये P&L में भी गई। शानदार एडजस्टमेंट है और नंबर कटते हैं इसमें, बड़े ध्यान से इसको नोट कर लो। डन हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 14। अब चलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 15 पे। ये होता है हमारे पास चैरिटी ऑफ गुड्स। आपने गुड्स की चैरिटी कर दी, ठीक है। अगर आपने गुड्स की चैरिटी कर दी तो परचेज में से माइनस करोगे और दूसरा P&L के डेबिट साइड में लिखोगे। बिजनेस बोलता है लॉस है, आपने चैरिटी करी, मुफ्त में क्यों दिए, नुकसान हो गया आपका, पैसे कमाने थे ना इससे, तो चैरिटी को आपको परचेज में से माइनस करना है और P&L के डेबिट साइड पे लिखा देना है। सेम इज द केस विद डिस्ट्रीब्यूटेड विद फ्री सैंपल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अगर आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री सैंपल्स के तौर पे तो सेम केस है, परचेज में से माइनस करेंगे और दूसरी जगह P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे कि लॉस हो गया भाई, तुमने फ्री में क्यों दिए सैंपल्स, भले ही अपने एडवर्टीजमेंट के लिए दिए लेकिन फिलहाल आपका एक बार लॉस है। परफेक्ट हो गया जी। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास नंबर 17 पे ड्राइंग्स इन गुड्स। ड्राइंग्स इन गुड्स, देखो एक तो ड्राइंग्स इन कैश होता है तो आप कैश से माइनस करते हो, कैपिटल से माइनस करते हो, लेकिन अगर जो ऑनर है वो गुड्स निकाल के घर ले गया तो फिर परचेज से माइनस और दूसरा उसकी कैपिटल से भी माइनस। या तो आप कैपिटल से माइनस कर सकते हो और आप ड्राइंग्स में प्लस कर सकते हो, तो अल्टीमेटली ड्राइंग्स भी होगी तो कैपिटल से ही माइनस ना, तो या तो आप कैपिटल से माइनस कर लो या ड्राइंग्स में प्लस कर लो, एक ही बात है, ड्राइंग्स इन गुड्स। ओके, नेक्स्ट आता है नंबर 18, गुड्स सोल्ड एंड omitted टू बी रिकॉर्डेड। और गुड्स परचेज्ड एंड omitted टू बी रिकॉर्डेड। इसमें क्या होता है, हमने माल बेचा है, माल चला भी गया, डिस्पैच भी हो गया, यानी स्टॉक में से निकल गया, रिकॉर्ड करना भूल गए। सिमिलरली माल खरीदा है, स्टॉक में आ भी गया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो सर ये तो ओमिशन है, कंप्लीट एंट्री ही भूल गए। तो माल बेचा रिकॉर्ड करना भूल गए तो क्या करोगे, सेल्स में प्लस करोगे। माल खरीदा रिकॉर्ड करना भूल गए तो क्या करोगे, परचेजेस में प्लस करोगे। दूसरा जिसको माल बेचा वो कौन है, किससे पैसा लेना है, डेटर, डेटर में प्लस करोगे। खरीदा तो किसको पैसा देना है, क्रेडिटर, क्रेडिटर में प्लस करोगे। तो आपको यहाँ पे सेल्स में प्लस करना है, डेटर में प्लस करना है और परचेज में प्लस करना है, क्रेडिटर में प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई बेटा जी हमारी 19 एडजस्टमेंट्स डन। अब हमारी कुछ एक दो एडजस्टमेंट्स रह गई, जैसे मैनेजर कमीशन या गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, एक दो एडजस्टमेंट्स और है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा समझाने में। जैसे मैनेजर कमीशन में बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग वाला केस भी है और उसमें वो 3 तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास का टाइम लेंगे, अगली क्लास में वो कराऊंगा। तब तक आप 19 एडजस्टमेंट्स अपनी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। और आज प्लीज़ थोड़ा सा इस पे टाइम लगाना, मतलब आई रियली वांट कि आप थोड़ा सा इस पे समय लगाओ, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मार्क्स कटते हैं, तो इस पे थोड़ा टाइम लगाना और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना अपना, सो दैट कोई दिक्कत आए ही ना आपको। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग 2 एडजस्टमेंट्स बची हैं वो करेंगे और फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, सो दैट आपका चैप्टर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम स्ट्रॉन्ग इसको बना के रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।